Yes, a very good evening to all of you. Welcome you all. In today's class, we are going to continue with the chapter Final Accounts. We are going to solve one more question, question number 7 in today's class. So let us start with question number 7. From the following trial balance, it is not tribal balance, it is trial balance of Mr. Sandeep and additional information prepared trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2009. अपने को एक प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2009 and balance sheet as on that date, that is balance sheet as on 31st March 2009. Right? Okay. ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में आइटम्स दिए हुए हैं, देन इसके नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। हम लोगों ने लास्ट क्लास क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास ये डिस्कस किया था सर, कि हाँ जी बोलो। मेरा नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब कर, जिसका माइक ऑन है ना सर, वो वाला रखिएगा नाम, और जो दूसरा वाला नाम से है ना वो रिमूव कर दीजिए। ओके सर। नहीं, आप एक ही से लॉग्ड इन हो। ओह, ठीक है सर। ठीक है, चलो। अपने लास्ट क्लास क्या डिसाइड किए थे कि अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट साथ साथ प्रिपेयर करेंगे। कॉपी में 2 पेजेस साइड बाय साइड, 2 blank pages साइड बाय साइड, राइट। लेफ्ट हैंड साइड पेज में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ठीक उसके बगल वाले पेज में बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, राइट। सबसे पहले अपने एडिशनल इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट देंगे। फाइनल अकाउंट्स में डबल बार, डबल इफेक्ट होगा। एंड दूसरा, ट्रायल बैलेंस में जितने भी सारे आइटम्स हैं उनका इफेक्ट एक ही बार करके जाएगा। ये अपने डिस्कस किए थे। चलो आओ, सबसे पहले फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 2009 on the left hand side of the page, on the left page which is on the left hand side, and page which is on the right hand side, उसमें balance sheet as on 31st March 2009. प्रोप्राइटर का नाम दिया हुआ है मिस्टर संदीप। तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर संदीप, डेबिट, बनाओ खुद से। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन इसके ठीक बगल वाले पेज में बैलेंस शीट।
चलो, बना लिया। ओके, सबसे पहले अपने एडिशनल इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट्स में दो जगह देकर चलेंगे। आप लोगों ने फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया, तैयार है सब कोई? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ सर। हाँ, ठीक है। सबसे पहला एडिशनल इंफॉर्मेशन है, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट अपने थोड़ी देर बाद करेंगे। इसका एक कारण है, रीजन है, जो कि थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट अपने थोड़ी देर बाद करेंगे। नेक्स्ट, a provision for doubtful death, a provision for doubtful death is to be created to the extent of 5% on debtors. Debtors कितने हैं? 2 लाख। 2 लाख में से 5% डेटर्स हमें धोखा दे सकते हैं। 2 लाख में से 5% डेटर्स अपने को धोखा दे सकते हैं, जिसके लिए अपने को प्रोविजन क्रिएट करना है। लास्ट डे याद है किया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेथ इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ सो एंड सो परसेंटेज। सो 2 लाख का डेटर्स है। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे, जो हमसे गुड्स खरीद कर ले जाते हैं उधार में, जिनसे हमें पैसा मिलना होता है। तो उनमें से 5% डेटर्स हमें धोखा देने का चांसेस है। राइट, तो 5% के लिए अपने क्या करेंगे? प्रोविजन क्रिएट करेंगे, प्रॉफिट में से एक अमाउंट को सेट असाइड करके प्रोविजन अकाउंट में डाल देंगे। राइट, 5% कितना हो गया? 2 लाख का 10,000। ठीक है, सो बैलेंस शीट में आ जाओ। बैलेंस शीट में अपने असेट में, एसेट के साइड में डेटर्स 2 लाख, उसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना? 10,000 लेस किया। आउटर कॉलम में कितना अमाउंट आ रहा है? 1,90,000। आउटर कॉलम में कितना अमाउंट आ रहा है? 1,90,000। अब प्रोविजन को अपने क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड में लिखेंगे। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने एक साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऊपर का जो 40% स्पेस है वो ट्रेडिंग के लिए यूज होगा, नीचे का जो 60% स्पेस है वो पीएल के लिए यूज होगा। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने एक साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। ऊपर का 40% ऑफ द स्पेस ट्रेडिंग के लिए, नीचे का 60% ऑफ द स्पेस पीएल के लिए। प्रोविजन कितना का क्रिएट करना है? 10,000। अगर ट्रायल बैलेंस देखें तो ऑलरेडी, अगर ट्रायल बैलेंस देखें तो ऑलरेडी हमारे पास 6,000 का प्रोविजन है। ऑलरेडी हमारे पास 6,000 का प्रोविजन है। अपने को प्रोविजन कितना का चाहिए? 10,000 का चाहिए। ऑलरेडी 6,000 का प्रोविजन है, तो प्रॉफिट में से और कितना अमाउंट प्रोविजन अकाउंट में डालेंगे? अपने प्रॉफिट में से कितना अमाउंट निकाल कर, और कितना अमाउंट निकाल कर प्रोविजन में डालेंगे? 4,000 है कि नहीं? अपने को 10,000 का प्रोविजन रिक्वायर्ड है। अभी जस्ट अपने डेटर्स 2 लाख में से 10,000 का प्रोविजन माइनस किए, यानी प्रोविजन अकाउंट में बैलेंस 10,000 का होना चाहिए। ऑलरेडी प्रोविजन अकाउंट में बैलेंस 6,000 का है, तो प्रॉफिट में से और कितना अमाउंट निकाल कर प्रोविजन अकाउंट में डालें? और 4,000 निकालना है, तो प्रॉफिट में से और 4,000 निकालेंगे अपने, तब जाकर प्रोविजन अकाउंट का बैलेंस 6,000 से बढ़कर 10,000 हो जाएगा। तो अपने डिफरेंस अमाउंट से प्रोविजन अकाउंट को प्रोविजन क्रिएट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करके।
ये चीज सबको समझ में आया? यस सर। चिराग आपको? यस सर। न्यू कितना है? 10,000 लेस ओल्ड कितना है? 6,000। आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 4,000। आउटर कॉलम में कितना आएगा? 4,000। ठीक है। 10,000 का प्रोविजन चाहिए, प्रोविजन अकाउंट में बैलेंस 10,000 चाहिए, बिकॉज डेटर्स 2 लाख है। डेटर्स में से 5% धोखा देंगे, यानी 10,000 का प्रोविजन क्रिएट करना होगा। 10,000 का बैलेंस प्रोविजन में चाहिए, ऑलरेडी 6,000 है, तो 4,000 और डालना होगा। तो प्रॉफिट में से अपने कितना निकालेंगे? 4,000 और निकालेंगे। तो इसलिए पीएल के डेबिट के साइड में 4,000 लिखें। तो न्यू माइनस ओल्ड इज इक्वल टू द डिफरेंस इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाई चांस, ध्यान से सुनना, बाई चांस अगर ओल्ड प्रोविजन यानी पुराना प्रोविजन जो कि ट्रायल बैलेंस में मिलेगा आपको, अगर ओल्ड प्रोविजन यानी कि पुराना प्रोविजन जो कि ट्रायल बैलेंस में मिलेगा आपको, ट्रायल बैलेंस में अगर प्रोविजन 6,000 की जगह 12,000 होता, 6,000 की जगह 12,000 होता, यानी एक्सेस प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है, यानी एक्सेस प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है। हमें प्रोविजन कितना चाहिए? 10,000। बट ट्रायल बैलेंस में पुराना प्रोविजन कितना दिखाई दे रहा है? 12,000। यानी 2,000 का प्रोविजन ज्यादा क्रिएट किया हुआ है, यानी 2,000 का प्रोविजन ज्यादा क्रिएट किया हुआ है, यानी 2,000 का प्रोविजन ज्यादा क्रिएट किया हुआ है। क्रिएट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? 2,000 का प्रोविजन ज्यादा क्रिएट किया हुआ है, तो वो बेकार का है, कोई काम का नहीं है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिर से डाल देंगे। प्रोविजन जब क्रिएट करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं। प्रोविजन को अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिर से डालना है, बिकॉज एक्सेस प्रोविजन है, प्रोविजन चाहिए कितना? 10,000, है कितना? 12,000। 2,000 का एक्सेस प्रोविजन है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिर से डाल देंगे। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट की साइड में लिखेंगे ओल्ड लेस न्यू। ओल्ड इज 12,000, लेस न्यू इज 10,000। 2,000 अपने क्रेडिट की साइड में लिखेंगे। वो वाले केस में एक्सेस प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है, तो 2,000 का प्रोविजन का जरूरत नहीं है, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिर से डाल देंगे। डालने का मतलब क्या? पीएल को क्रेडिट करना। अभी अपने क्या कर रहे हैं? 4,000 का प्रोविजन और चाहिए, तो पीएल में से निकाल रहे हैं। निकालने का मतलब क्या? एक्सपेंस की तरह पीएल को डेबिट करना। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है, when new is greater than old, when new is greater than old, new कितना है? 10,000, old कितना है? 6,000। new is greater than old, then more provision needs to be created, so we debit the profit and loss account. However, in the ulta situation, when old is more than new, then excess provision is created. We need to reverse back the provision by crediting profit and loss account. Clear हुआ ये concept? यस सर। चलो next. Salaries for the month of March 2009, यानी last month का salary, amount to rupees two amounting to rupees 3,000 were unpaid. Unpaid means मार्च 2009 का सैलरी 3,000 आपने पेमेंट नहीं किया। पेमेंट नहीं करने से क्या होता है? पेमेंट करने या नहीं करने से क्या होता है? खर्चा अगर इस साल का है तो इसको इस साल में ऐड करेंगे, खर्चा अगर इस साल का नहीं है तो उसको इस साल में ऐड नहीं करेंगे। खर्चा अगर इस साल का है तो उसको इस साल में ऐड करेंगे, खर्चा अगर इस साल का नहीं है
तो इसको इस साल में ऐड नहीं करना है। आई बात समझ में? लेस करेंगे फिर उसको। खर्चा अगर इस साल का है, पेमेंट करने नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने अकाउंट्स में अक्रूवल सिस्टम फॉलो करते हैं। अक्रूवल सिस्टम का मतलब क्या? खर्चा अगर इस साल का है तो वो इस साल के खर्चे में ऐड होगा। खर्चा अगर इस साल का नहीं है तो वो इस साल के खर्चे से माइनस होगा। समझ में आया? तो ये जो सैलरी आपने मार्च 2009 का पे नहीं किया है, तो ये मार्च 2009, मार्च 2009 मतलब क्या? इस साल का आखिरी महीना, इस साल का खर्चा हो गया। तो है तो ये इस साल का खर्चा। पेमेंट नहीं किया तो क्या हुआ? है तो इस साल का खर्चा। तो उसको इस साल के खर्चे में अपने क्या करेंगे? ऐड करेंगे। आई बात समझ में? तो सैलरीज कितना है? 30,000, उसमें 3,000 ऐड करेंगे। और ये जो 3,000 है, ये जो 3,000 है, ये जो 3,000 है, ये आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या? अपने को एक्सपेंस न- पे करना है। इट्स अ लाइबिलिटी। इट्स अ लाइबिलिटी। इट्स अ लाइबिलिटी। एडिशनल इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट सोल्यूशन में दो जगह जाएगा, याद करो। सो 3,000 अपने क्या करेंगे? सैलरीज में ऐड करेंगे। ठीक है, और लाइबिलिटी के साइड में शो करेंगे। ठीक है, दो जगह ट्रीटमेंट होगा, which must be provided for. However, salaries include 2,000 paid in advance. 2,000 paid in advance का मतलब क्या? नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया। एडवांस में मतलब क्या? नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया। 30,000 का सैलरी में 2,000 एडवांस है, यानी नेक्स्ट ईयर का है। तो जो खर्चा नेक्स्ट ईयर का है, इस साल पे कर दिए तो क्या हुआ? खर्चा है तो नेक्स्ट ईयर का, तो उसको नेक्स्ट ईयर के खर्चे में ऐड करेंगे। इस साल उसको क्या करें? माइनस कर दें। खर्चा इस साल का नहीं है तो माइनस कर दो, इस साल का है तो ऐड कर दो। पेमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, पेमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। खर्चा इस साल का नहीं है, एडवांस है, एडवांस में दिया नहीं, नेक्स्ट ईयर का दिया, तो उसको इस साल के खर्चे से माइनस कर देंगे। यानी 3,000 को अपने ऐड करेंगे, 2,000 को माइनस करेंगे। 2,000 क्या? सैलरी पेड इन एडवांस। ठीक है, आपने एडवांस में सैलरी पे किया, तो इसके बदले में आपको नेक्स्ट ईयर सर्विसेज मिलेगा। नेक्स्ट ईयर आपको सर्विसेज मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, सर्विसेज मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। एम्प्लॉय का सर्विसेज मिलेगा नेक्स्ट ईयर। आपको नेक्स्ट ईयर पे पैसा देने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ईयर आपको ऐसे ही बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट ईयर आपको ऐसे ही बेनिफिट मिल जाएगा, पैसा देने का जरूरत नहीं है। तो दिस इज एन असेट फॉर यू। सैलरीज इन एडवांस इज एन एसेट। expenses, prepaid expenses is an asset. Prepaid expenses is an asset. तो इसको अपने नेक्स्ट कहां पर ट्रीटमेंट देंगे? बैलेंस शीट के असेट के साइड में लिखेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन का हर एक आइटम सोल्यूशन में दो जगह करके जाएगा। जैसे ये वाले केस में भी इसके ऊपर जो एडजस्टमेंट था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, ध्यान से देखना। 10,000 वाला जो अमाउंट है वो तो एडिशनल इंफॉर्मेशन का था। 10,000 वाला जो अमाउंट है वो तो एडिशनल इंफॉर्मेशन का था। तो सोल्यूशन में देखो दो जगह गया। एक पीएल के डेबिट में आया, दूसरा डेटर से 10,000 माइनस किए। और 6,000 का जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रायल बैलेंस में से उठाए थे। वो ट्रायल बैलेंस में से उठाए थे, उसका एक ही जगह इफेक्ट आया, ट्रेडिंग पीएल से माइनस कर दिए। समझ में आया? क्लियर हो रहा है ना? यस सर। यस सर। हम्म। सैलरीज 30,000 है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हमेशा ऐड करते हैं। 3,000 अपने ऐड करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस को हमेशा लेस करते हैं, बिकॉज वो नेक्स्ट ईयर के लिए होता है।
तो कितना हो गया ये? 31,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? इट्स अ लाइबिलिटी। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में अपने आउटस्टैंडिंग सैलरीज लिखेंगे 3,000। और प्रीपेड सैलरीज इज एन असेट, तो उसको बैलेंस शीट के असेट के साइड में लिखेंगे प्रीपेड सैलरीज 2,000। दो दो जगह ट्रीटमेंट हो गया। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक 80,000। क्लोजिंग स्टॉक 80,000 का है। क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट लास्ट ईयर करवाया था। ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में आएगा और बैलेंस शीट के असेट के साइड में आएगा, और बैलेंस शीट के असेट के साइड में आएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड में कितना अमाउंट है? 80,000। और दूसरा ट्रीटमेंट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के असेट के साइड में क्लोजिंग स्टॉक। ये लास्ट ही डिस्कस कर दिए थे, तो इसलिए उसको अभी उतना डिटेल्स में डिस्कस नहीं कर रहे। 80,000। देन स्टॉक यूज्ड फॉर प्राइवेट पर्पस। स्टॉक यूज्ड फॉर प्राइवेट पर्पस होता है ना, जैसे मेरा स्टेशनरी का दुकान है। मेरा स्टेशनरी का दुकान है, कल मेरा भाई का एग्जाम है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने स्टेशनरी के दुकान में से थोड़े पेन्स उठाकर घर ले जाता हूँ और अपने भाई को दे देता हूँ। हो ही सकता है ऐसा। जैसे मेरा वुलन गारमेंट्स का दुकान है, तभी ठंड का मौसम है, तो कुछ शॉल, कुछ मफलर, कुछ मंकी कैप मैं उठाकर अपने घर ले आता हूँ और अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स को दे देता हूँ। तो हो ही सकता है सम स्टॉक में बी यूज्ड फॉर प्राइवेट पर्पस। तो बिजनेस में से अगर अपने कोई भी चीज निकालते हैं प्राइवेट पर्पस के लिए, चाहे वो कैश हो या स्टॉक हो, इट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। बिजनेस से अपने कोई भी चीज निकालते हैं प्राइवेट पर्पस के लिए, चाहे वो कैश हो या स्टॉक हो, इट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। इट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या? प्रोप्राइटर ने ये चीज बिजनेस में से निकाला है। जब प्रोप्राइटर बिजनेस में कुछ लेकर आता है, चाहे वो कैश हो या और कोई असेट हो, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। कैपिटल इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। बिकॉज बिजनेस क्या करता है, प्रोप्राइटर को अलग इंसान की नजर से देखता है, एक सेपरेट एंटिटी की नजर से देखता है। बिजनेस क्या करता है, प्रोप्राइटर को एक अलग नजर से देखता है, सेपरेट एंटिटी की नजर से देखता है कि प्रोप्राइटर अलग है। तो प्रोप्राइटर बिजनेस से अलग है, एक्चुअली में अलग नहीं होता, वो बिजनेस का ही पार्ट है। एक्चुअली में अलग नहीं होता, बट अकाउंटिंग पर्पस के लिए प्रोप्राइटर को बिजनेस से अलग मानते हैं। अकाउंटिंग पर्पस के लिए प्रोप्राइटर को बिजनेस से अलग मानते हैं। तो प्रोप्राइटर जब भी बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है, उसको प्रोप्राइटर एज अ उधार, लाइबिलिटी समझकर लेता है कि मेरे को ये पैसा वापस करना पड़ेगा अपने प्रोप्राइटर को जब बिजनेस बंद हो जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल, इट इज टेकन एज अ लाइबिलिटी। फिर प्रोप्राइटर जब बिजनेस से कुछ निकालता है, चाहे वो कैश हो या स्टॉक हो, इट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स को अपने कैपिटल से लेस करते हैं। ठीक है, कैपिटल से लेस करेंगे। तो ये ड्रॉइंग्स है, 6,000 का ड्रॉइंग्स है। ठीक है, अभी जो 6,000 का स्टॉक है, ये तो आपने प्राइवेट पर्पस के लिए निकाल लिया। यानी बिजनेस के लिए जो आपने परचेज किया था, वो स्टॉक कम हो गया कि बढ़ गया? अगर आपने कुछ स्टॉक प्राइवेट पर्पस के लिए निकाल लिया, इसका मतलब बिजनेस पर्पस के लिए जो आपने परचेज किया था वो स्टॉक कम हुआ या बढ़ गया? कम बिजनेस हो गया। पर्पस के लिए आपने जो परचेज किया था
वो 6,000 से कम हो गया। यानी ये 6,000 को अपने क्या करेंगे, परचेजेस से लेस करेंगे। 6,000 को अपने क्या करेंगे, परचेजेस से लेस करेंगे, परचेजेस से लेस करेंगे और ड्राइंग्स में ऐड करेंगे। एंट्री क्या पास होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ड्राइंग्स में इसको ऐड करेंगे, परचेजेस से लेस करेंगे। दो जगह ट्रीटमेंट क्या हुआ है इसका, ट्रेडिंग अकाउंट में टू परचेजेस लिखे, इनर कॉलम में अमाउंट लिखे, लेस स्टॉक विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज, परचेजेस से लेस कर दिए ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेजेस से लेस कर दिए ट्रेडिंग अकाउंट में। दूसरा ट्रीटमेंट क्या हुआ, कैप बैलेंस शीट में जाकर लाइबिलिटीज के साइड में कैपिटल से लेस ड्रॉइंग्स बोलकर माइनस करेंगे। ठीक है, परचेजेस कितना 1,50,000, परचेजेस कितना 1,50,000, तो 1,50,000 को अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा, टू परचेजेस, इनर कॉलम में 1,50,000 लेस स्टॉक फॉर प्राइवेट यूज। कितना अमाउंट है, 6,000। फिर बैलेंस शीट में कैपिटल में से ड्राइंग्स लेस करेंगे। कैपिटल कितना है देखो, 1,00,000 रुपया, कैपिटल कितना देखो 1,00,000 रुपया, लेस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स देखो ट्रायल बैलेंस में भी है क्या, ड्राइंग्स देखो ट्रायल बैलेंस में भी है क्या, है ना, 24,000 का ड्राइंग्स, उसी में 6,000 ऐड कर देंगे। 24,000 का ड्राइंग्स है, उसी में 6,000 ऐड कर देंगे, प्लस 6,000। सो टोटल ड्राइंग्स 30,000 कैपिटल से लेस हुआ। टोटल ड्राइंग्स कैपिटल से 30,000 लेस हुआ, कितना हो गया ये, 70,000। कैपिटल से लेस की 30,000, इसको भी लेस करके इनर कॉलम में ही लिखो, इनर कॉलम में ही लिखना है लेस करके। तो दो जगह ट्रीटमेंट हो गया। देन नेक्स्ट क्या बोला है, प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, इस साल का खर्चा पे नहीं हुआ, खर्चा है इस साल का, तो इस साल के खर्चे में इसको ऐड करेंगे, पे नहीं हुआ तो क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपने ऑफिस एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस कितने देखो इधर में, 12,000 का दिखाई दे रहा है, ट्रायल बैलेंस का एकदम लास्ट आइटम ऑफिस एक्सपेंसेस 12,000 का दिखाई दे रहा है, उसमें 8,000 ऐड कर दो और लाइबिलिटीज में भी 8,000 शो कर दो। इसको अपने पीएल में करेंगे, टू ऑफिस एक्सपेंसेस 8,000, सॉरी 12,000, एड आउटस्टैंडिंग 8,000। कितना हो गया,
20,000। फिर आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस अपने बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में भी लिखेंगे। कैपिटल के नीचे 4-5 लाइन का जगह छोड़ दो। कैपिटल के नीचे 4-5 लाइन का जगह छोड़ो, या 3-4 लाइन का जगह छोड़ने से भी चलेगा। आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस कितना? 8,000। ठीक है, ओके, डन। यस नेक्स्ट। सर। यस सर। ओके, अ न्यू फर्नीचर परचेज्ड। आपने नया फर्नीचर परचेज किया है। कब परचेज किया? 1 October 2008, बट रिकॉर्डेड इन द परचेजेस डे बुक। ओ तेरी, परचेजेस डे बुक में क्या होता है? परचेजेस डे बुक में अपने सारे क्रेडिट परचेजेस का जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। क्रेडिट परचेजेस का मतलब क्या होता है? उधार में परचेज किए, पैसे अभी नहीं दिए, पैसे देकर परचेज नहीं किए, उधार में परचेज किए, बाद में पैसे देंगे। सो जितना भी सारा क्रेडिट परचेजेस होता है, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, ऑफ ओनली गुड्स, स्टॉक, गुड्स फॉर रीसेल। तो गुड्स फॉर रीसेल जो अपने परचेज करते हैं, जो गुड्स अपने परचेज करते हैं बेचने के लिए, यानी हमारा स्टॉक, गुड्स जो अपने परचेज करते हैं बेचने के लिए, तो उसको अपने परचेजेस डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं। उधार में जब परचेज करते हैं तो परचेजेस डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो परचेजेस डे बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, उधार, गुड्स जो अपने उधार में परचेज करते हैं रीसेल करने के लिए, किसी और को बेचने के लिए, यानी स्टॉक जो परचेज करते हैं वो परचेजेस डे बुक में रिकॉर्ड होता है। हम लोगों ने क्या किया? फर्नीचर को परचेजेस डे बुक में रिकॉर्ड कर लिया। अब हमारा धंधा फर्नीचर का थोड़ी ना है, फर्नीचर तो हमारे लिए एसेट है। फर्नीचर इज नॉट स्टॉक और गुड्स फॉर मी, फर्नीचर इज एन एसेट। असेट को अपने क्या किए? परचेजेस डे बुक में रिकॉर्ड कर लिए। असेट को अपने क्या किए? परचेजेस डे बुक में रिकॉर्ड कर लिए, यानी उसको परचेज ऑफ गुड्स मान लिए। जो कि सही है या गलत? गलत है। फर्नीचर परचेज किया है, एसेट परचेज किया है, ना कि स्टॉक परचेज किया या गुड्स परचेज किया, फिर भी उसको परचेजेस डे बुक में रिकॉर्ड कर दिया, गलत किया। तो अपने क्या करेंगे? 8,000 को परचेजेस से माइनस करें या ऐड करें? ऑलरेडी परचेजेस डे बुक में रिकॉर्ड किया हुआ है, तो उसको सब हटाना। माइनस करेंगे। यस, हटाने के लिए माइनस करेंगे, और 8,000 अपने फर्नीचर में ऐड कर देंगे। 8,000 अपने फर्नीचर में ऐड कर देंगे। 8,000 अपने फर्नीचर में ऐड कर देंगे। लेस परचेज ऑफ फर्नीचर। सो ट्रेडिंग अकाउंट में पहला इफेक्ट जाएगा, फर्नीचर से अपने क्या माइनस किए? 8,000 माइनस किए, परचेजेस से 8,000 माइनस किए, पहला इफेक्ट। पहला इफेक्ट, परचेजेस से 8,000 माइनस किए। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? फर्नीचर में अपने 8,000 को ऐड कर देंगे। फर्नीचर कितना दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस में देखते हैं, चलो। 20,000 का दिया हुआ है। फर्नीचर 20,000 का दिया हुआ, उसमें 8,000 ऐड कर देना है।
इनर कॉलम में ही लिखो इसको, ठीक है। नेक्स्ट, वेजेस। वेजेस इंक्लूड 2000। वेजेस मतलब क्या? जो लेबर को अपने पेमेंट करते हैं, फैक्ट्री में जो लेबर काम करते हैं ना, उनको जो पेमेंट करते हैं, तो वेजेस इज अ प्रोडक्शन एक्सपेंस। जो फैक्ट्री में लेबर काम करते हैं ना, उसको जो तनख्वाह देते हैं, दैट इज कॉल्ड वेजेस। सो वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस इन कनेक्शन विद प्रोडक्शन। तो वेजेस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। वेजेस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। इट इज एन एक्सपेंस इन डायरेक्ट कनेक्शन विद परचेजेस, प्रोडक्शन, फैक्ट्री, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। सो वेजेस इंक्लूड 2000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द अबव फर्नीचर। मतलब जो प्रोडक्शन वेजेस है, जो वेजेस अपने लेबर को पे किए, उसमें से 2000 अपने पे किए थे फर्नीचर को इंस्टॉल करने के लिए। तो वो तो फर्नीचर के खर्चे में ऐड होना चाहिए ना, ना कि प्रोडक्शन वेजेस में ऐड होना चाहिए। प्रोडक्शन के खर्चे में ऐड होना चाहिए, फर्नीचर के खर्चे में ऐड होना चाहिए। अगर अपने किसी लेबर को पे किए हैं फर्नीचर इंस्टॉल करने के लिए, ताकि फर्नीचर को यूज कर पाए, तो वो तो फर्नीचर के खर्चे में ऐड होना चाहिए, ना कि प्रोडक्शन वेजेस में ऐड होना चाहिए। तो 2000 को अपने क्या करेंगे, प्रोडक्शन वेजेस से माइनस कर देंगे, और 2000 को फर्नीचर में ऐड कर देंगे। आई बात समझ में? तो इसका डबल इफेक्ट कैसे होगा? वेजेस से 2000 माइनस करेंगे एंड बैलेंस शीट, तो प्रोडक्शन वेजेस है इसको लेस करेंगे और फर्नीचर में इसको ऐड करेंगे। वेजेस कितना है? देखो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 20,000। ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 20,000, ठीक है। वेजेस इज एन एक्सपेंस which is which has a direct connection with production and purchases, बिकॉज ये फैक्ट्री वाले वर्कर्स को अपने पे करते हैं। ये 20,000 में से 2000 का जो वेज है, दैट इज फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ, दैट इज फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ फर्नीचर। तो 2000 को अपने क्या करेंगे, वेजेस से लेस करेंगे और फर्नीचर में इसको ऐड कर देंगे। यानी टोटल में जो नया वाला फर्नीचर है, जो नया फर्नीचर अपने परचेज किए हैं, उसका टोटल खर्चा कितना पड़ा? 10,000। 8,000 प्लस 2,000, 10,000। यानी टोटल में जो नया वाला फर्नीचर है, उसका टोटल खर्चा कितना पड़ा? 8,000 प्लस 2,000, 10,000। ठीक है, 2,000 का दो जगह ट्रीटमेंट हो गया ना, वेजेस से लेस किए और फर्नीचर में ऐड किए। सो नए वाले फर्नीचर का टोटल कॉस्ट कितना पड़ा? 10,000। ये फर्नीचर अपने कब परचेज किए थे? 1 अक्टूबर 2008। 1 अक्टूबर 2008। समझ में आ रहा है? ये फर्नीचर अपने कब परचेज किए थे? 1 अक्टूबर 2008। तो इसको इस साल कितना महीना यूज किया? ईयर का बेंड हो रहा है 31 मार्च 2009। ईयर का बेंड हो रहा है 31 मार्च 2009। एंड नया वाला फर्नीचर जिस पर 10,000 का खर्चा लगा है, वो फर्नीचर अपने कब परचेज किए थे? 1 अक्टूबर 2008। यानी ये फर्नीचर को इस साल कितना महीना यूज किया? 6 महीना यूज किया। इस साल फर्नीचर को कितना महीना यूज किया? नया फर्नीचर कितना महीना यूज किया? 6 महीना यूज किया। तो नया फर्नीचर जो कि 10,000 का है, उस पर कितना महीना का डिप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए? 6 महीना का डिप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए। जो नया वाला फर्नीचर है, उस पर कितना महीना का डिप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए? 6 महीना का डिप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए। आई बात समझ में?
और बाकी जो पुराना 20,000 का फर्नीचर है, बाकी जो पुराना 20,000 का फर्नीचर है, उस पर कितना महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए? पूरे साल का, पूरे साल का, पूरे साल का, बिकॉज वो पुराना फर्नीचर है, वो पूरा साल यूज हुआ। ये चीज सबको क्लियर हो गया? इसलिए डेप्रिसिएशन के लिए अपने रुके हुए थे। ठीक है। एक बात और, ट्रायल बैलेंस में अगर देखोगे तो एक अकाउंट आपको नजर आएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है क्या चीज? पहला बात तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट अपने डिटेल्स में करेंगे व्हेन वी डू द चैप्टर डेप्रिसिएशन। व्हेन वी डू द चैप्टर डेप्रिसिएशन, द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का चैप्टर अपने डिटेल्स में करेंगे। बट उससे पहले अभी के सम के लिए समझ लेते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है क्या चीज। जैसे डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन ये होता है, एसेट को अपने यूज करते हैं, यूज करते करते एसेट पुराना लगने लग जाता है, एसेट घिसने लग जाता है, एसेट में वेर एंड टेयर होता है, तो एसेट पुराना लगने लग जाता है। उसके वजह से एसेट का वैल्यू कम हो जाता है, कम हो जाता है। और डेप्रिसिएशन एक खर्चा है। सो डेप्रिसिएशन के लिए अपने क्या एंट्री पास करते हैं? डेप्रिसिएशन के लिए अपने क्या एंट्री पास करते हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट क्यों किया? बिकॉज डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है। टू फर्नीचर इसलिए बिकॉज फर्नीचर अकाउंट टू क्रेडिट इसलिए क्या? बिकॉज फर्नीचर का वैल्यू कम हो रहा है डेप्रिसिएशन के वजह से। फर्नीचर का वैल्यू कम हो रहा है डेप्रिसिएशन की वजह से। तो हर साल अपने डेप्रिसिएशन के लिए क्या एंट्री पास करते हैं? डेप्रिसिएशन टू असेट, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर। फर्नीचर का वैल्यू कम हो रहा है तो फर्नीचर अकाउंट को अपने क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। फर्नीचर अकाउंट जब डिक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। राइट, आई बात समझ में? यस और नो? यस सर। तो एंट्री यस इज सर। डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर। देन अपने क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। एंट्री क्या पास होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो इस तरीके से अपने डेप्रिसिएशन का एंट्री पास करते हैं। तो डेप्रिसिएशन की वजह से हर साल एसेट का वैल्यू डिक्रीज होता है, हर साल एसेट का वैल्यू डिक्रीज होता है। बट सपोज अगर बट सपोज डेप्रिसिएशन बट सपोज अगर अपने को एसेट का वैल्यू डिक्रीज नहीं करना है, एसेट को ओरिजिनल कॉस्ट में मेंटेन करना है। एक अलग मेथड सिखा रहा हूं डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करने का। डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करने का पहला तरीका क्या? डेप्रिसिएशन टू असेट, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर। ये पहला तरीका, एक ऑल्टरनेट तरीका सिखा रहा हूं। सपोज अपने को एसेट का वैल्यू को डिक्रीज नहीं करना है, बिकॉज अभी जो तरीका अपने सीखे उससे तो हर साल डेप्रिसिएशन के अमाउंट से एसेट का वैल्यू डिक्रीज करेगा। बट सपोज अगर अपने को एसेट का वैल्यू डिक्रीज नहीं करना, एसेट अकाउंट को ओरिजिनल कॉस्ट में मेंटेन करना है, एसेट अकाउंट को ओरिजिनल कॉस्ट में मेंटेन करना है। सपोज अगर एसेट अकाउंट को ओरिजिनल कॉस्ट में मेंटेन करना है, हर साल डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन के अमाउंट से एसेट को डिक्रीज नहीं करना है। ठीक है, एसेट को ओरिजिनल कॉस्ट में मेंटेन करना है, हर साल डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट अकाउंट को डिक्रीज नहीं करना है। बट डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग तो करनी है, बिकॉज एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है। एसेट अगर यूज हो रहा है तो एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है, और एसेट अगर डेप्रिशिएट हो रहा है तो डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करनी है। बट डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करने की वजह से मेरे को एसेट को डिक्रीज नहीं करना है, यानी टू एसेट अकाउंट अपने नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट जरूर करेंगे, बट टू एसेट अकाउंट नहीं करेंगे। टू कौन सा अकाउंट करेंगे? टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट करेंगे। टू एसेट के जगह क्या करेंगे? टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट करेंगे। यानी हर साल अपने डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करने के लिए क्या एंट्री पास करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन।
तो every year the provision for depreciation account is credited by the amount of depreciation, because depreciation to provision कर रहे हैं. So every year the provision for depreciation account is credited by the amount of depreciation. That is why provision for depreciation is having a credit balance. तभी provision for depreciation excuse me, तभी provision for depreciation का ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस है, बिकॉज हर साल अपने डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कर. तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड एवरी ईयर बाय द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. That is why provision for depreciation is having a credit balance in the trial balance. And this provision for depreciation account represents the total depreciation till date on the asset. एसेट पर अभी तक जितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, दैट टोटल डेप्रिसिएशन इज accumulated in the account called provision for depreciation. बिकॉज हर साल अपने डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, तो हर साल का डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में बाई साइड में बाई डेप्रिसिएशन क्रेडिट होते जाता है. So provision for depreciation account gets accumulated with the amount of depreciation. It represents total depreciation till date. तो इस तरीके से अकाउंटिंग करने से क्या होता है, asset account is maintained at original cost and provision for depreciation represents total depreciation till date. आई बात समझ में? yes or no? यस सर, यस सर, यानी ये यस जो सर। फर्नीचर का बैलेंस है, ये फर्नीचर का बैलेंस क्या है? इट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर. बिकॉज आपको ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपको खुद से समझ जाना चाहिए कि डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग कौन से मेथड से हुआ होगा. सेकेंड वाले मेथड से हुआ होगा. डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किए होंगे, तभी प्रोविजन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस में है. यानी एसेट अकाउंट को अपने गिराए नहीं थे, एसेट अकाउंट को इंटैक्ट रखे थे ओरिजिनल कॉस्ट पर. यानी ये जो 20,000 है, दैट रिप्रेजेंट्स ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट रिप्रेजेंट्स द टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट. बट बैलेंस शीट में जब अपने प्रेजेंट करेंगे, बैलेंस शीट में जब अपने प्रेजेंट करेंगे, बैलेंस शीट में जब अपने प्रेजेंट करेंगे, तो प्रेजेंटेशन कैसा होगा? फर्नीचर एट ओरिजिनल कॉस्ट इनर कॉलम में अमाउंट को लिखेंगे, लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इनर कॉलम में अमाउंट को लेस करके फाइनल अमाउंट आउटर कॉलम में दिखाएंगे. है ये दोनों अलग अलग अकाउंट, बट बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन क्या होगा? एक दूसरे से माइनस करके दिखाएंगे. फर्नीचर एट ओरिजिनल कॉस्ट एसेट के साइड में, लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन उसके नीचे, इनर कॉलम में माइनस करके आउटर कॉलम में फाइनल अमाउंट दिखाएंगे. आई बात समझ में? ये क्लियर हो गया? तो अभी फिलहाल के लिए पुराना फर्नीचर कितना है? 20,000 का है. नया फर्नीचर कितना है? 10,000 का है. अपने को पुराने फर्नीचर पर, अपने को पुराने फर्नीचर पर फुल ईयर का डिप्रिसिएशन लेना है और नए फर्नीचर पर 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लेना है. तो अपने क्या करेंगे, बगल में नेक्स्ट पेज में जाकर नोट 1 लिखेंगे. नोट 1, कॉस्ट ऑफ न्यू फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1/10/2008 इज इक्वल टू कितना? 8,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 10,000. इज इक्वल टू 10,000. Depreciation will be charged on new furniture for 6 months.
in this year. The rate of depreciation is 10% per annum on original cost. Depreciation for the year is equal to 20,000 into 10%, पुराने फर्नीचर पर पूरा 10%, और 10,000 into 10% into 6/12. कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 2,500? ये सोनो, एंट्री क्या पास होगा इसके लिए? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. 2,500, 2,500. Now the provision for depreciation will have a credit balance of पहले का 2,000 प्लस अभी का 2,500. कितना? 4,500. आई बात समझ में? ये सोनू, यस सर। यस सर। फिर उसके बाद अपने क्या करेंगे? आफ्टर दिस डेप्रिसिएशन का अमाउंट अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे. तो दो जगह ट्रीटमेंट हो गया ना डेप्रिसिएशन का. एक प्रोविजन अकाउंट में डाले, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन. 2,500, 2,500. ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आया था उसका एक ही जगह ट्रीटमेंट हुआ है, वो खाली ऐड हो गया 2,500 के साथ. पर जो डेप्रिसिएशन एडिशन फॉर्मेशन में दिया उसका दो जगह ट्रीटमेंट है. एक प्रोविजन अकाउंट में डाले, दूसरा पीएल में डेबिट किए. एक प्रोविजन अकाउंट में डाले, दूसरा पीएल में डेबिट किए. अब बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन को देखो. दिस इज फर्नीचर एट ओरिजिनल कॉस्ट. 30,000 लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 4,500. आउटर कॉलम में अमाउंट को लिखो. फिर डेप्रिसिएशन को पीएल के डेबिट में लिखो, टू डेप्रिसिएशन 2,500. ठीक है. देखो सारा एडिशन फॉर्मेशन का ट्रीटमेंट हो गया सोल्यूशन में दो दो जगह. अपने क्या करेंगे अब? ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स बचा हुआ है उसका सोल्यूशन में एक ही जगह ट्रीटमेंट देकर चलेंगे. पहले क्रेडिट साइड को देखते हैं. कैपिटल. कैपिटल ऑलरेडी लिख चुके हैं अपने.
ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स आ रहे हैं उसका इफेक्ट एक ही जगह जाएगा ना, राइट। कैपिटल इसका ट्रीटमेंट हो चुका है, लिख चुके अपने। देन इंटरेस्ट अर्नड, ये कितना है 4000, पीएल के क्रेडिट के साइड में इंटरेस्ट इनकम बाय इंटरेस्ट अर्नड, पीएल के क्रेडिट के साइड में 4000। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न 5000, परचेजेस से माइनस कर देते 5000, परचेज रिटर्न परचेजेस से माइनस कर देते 5000, लेस परचेजेस रिटर्न, 5000 लेस किया, कितना आ रहा है 1,31,000, 1,31,000 आउटर कॉलम में, एक ही जगह ट्रीटमेंट जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सेल्स। नेक्स्ट क्या है, सेल्स। 3,21,000 सेल्स है, 3,21,000 सेल्स है। और सेल्स रिटर्न उल्टे साइड में सेल्स रिटर्न मिलेगा, 10,000 का सेल्स रिटर्न है, 10,000 माइनस करके दिखाओ। बाई सेल्स 3,21,000 लेस सेल्स रिटर्न, 10,000। 3,11,000, 3,11,000, ठीक है। सेल्स लेस सेल्स रिटर्न हो गया। क्रेडिटर्स 1,20,000 लाइबिलिटीज के साइड में, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में, क्रेडिटर्स 1,20,000, क्रेडिटर्स 1,20,000। और क्या है, प्रोविजन फॉर बैड डेट हो चुका, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो चुका। देन बैलेंस शीट के असेट के साइड में आ जाओ, सॉरी, ट्रायल बैलेंस के डेबिट के साइड में आ जाओ, ट्रायल बैलेंस के डेबिट के साइड में आ जाओ। फर्नीचर, फर्नीचर अपने शायद कर लिए, यस और नो, फर्नीचर हो चुका है। परचेजेस, परचेजेस भी हो चुका है। डेटर्स, डेटर्स भी अपने कर लिए, यस हो चुका है। सैलरीज, सैलरीज भी हो चुका है। वेजेस, वेजेस भी हो चुका है। रेंट 15,000 का रेंट, रेंट नहीं हुआ ना, 15,000 का रेंट बाकी है। रेंट अपने पीएल में लिखेंगे, टू रेंट 15,000। और देखो, और बताओ, सेल्स रिटर्न हो चुका है, बैड डेट 7,000 पीएल के डेबिट में, 7,000 पीएल के डेबिट में, टू बैड डेट। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स ऑलरेडी अपने माइनस कर चुके हैं कैपिटल से। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 8,000, इंश्योरेंस 12,000। इंश्योरेंस भी हो चुका है क्या, नहीं ना। प्रिंटिंग स्टेशनरी 8,000, इंश्योरेंस 12,000 लिखो पीएल में। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 8,000, टू इंश्योरेंस
12,000 ईयर में लिखा। ओपनिंग स्टॉक 50,000 ट्रेडिंग में जाएगा, डेबिट के साइड। ऑफिस एक्सपेंसेस ऑलरेडी अपने कर चुके हैं, तो टू ओपनिंग स्टॉक 50,000। तो ट्रायल बैलेंस का भी सारा आइटम्स अपने कंसिडर कर लिए। टू ओपनिंग स्टॉक 50,000। अब नेक्स्ट अपने को क्या करना है? क्या बचा है? कुछ भी नहीं। अब ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, या ग्रॉस लॉस जो भी है। बैलेंस करना लास्ट डे सिखाया था, नॉलेज को अप्लाई करो। ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 1,92,000 का। टू ग्रॉस प्रॉफिट, C/D, कैरेट डाउन। इसको अपने पीएल में कैरेट डाउन करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन 1,92,000 B/D ब्रॉट डाउन। फिर नेक्स्ट अपने पीएल को बैलेंस करेंगे और नेट प्रॉफिट निकालेंगे। पीएल को भी बैलेंस करना सिखाया था लास्ट डे। इसको अपने कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। 96,500 का नेट प्रॉफिट आ रहा है, उसको अपने कैपिटल में ऐड कर दे। 96,500 का नेट प्रॉफिट, ऐड नेट प्रॉफिट। फिर बैलेंस शीट का टोटल करो। देखो दोनों साइड मैच कर रहा है क्या? डन। बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है? 2,97,500। 2,97,500। सबको समझ में आ गया? यस सर। कंसेप्ट क्लियर यस हो रहे हैं सर। इंद्रनील? चिराग? यस सर। चिराग समझ में आ रहा है बेटा आपको? हाँ सर। हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं सर, जैसे सब करा रहे हैं थोड़ा समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट सर। सारा समझ में आ रहा है ना? रिकॉर्डिंग्स में शेयर कर दूंगा तो उससे रिवाइज करोगे तो और ज्यादा क्लियर होते जाएगा। और बाकी जो दोबारा एक्सप्लेन करने का है ना, वो क्लास में बोल दिया करो कि सर इसको दोबारा एक बार और एक्सप्लेन करिए, तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है? सारा कंसेप्ट में एक एक चीज, एक एक ट्रीटमेंट को समझा समझा कर करा रहा हूँ, ताकि कंसेप्ट फाउंडेशन मेरा स्ट्रांग हो, ताकि सेमेस्टर 3, 5 एंड 6 में दिक्कत नहीं हो। ठीक है? क्लियर? यस सर। यस सर।
चलो, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपने कल के क्लास में मिलेंगे। कल भी क्लास होगा इसी टाइम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।